नमस्कार भाई, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस सेशन में। सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं कि कुछ दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी बिकॉज मैं आउट ऑफ सिटी था। मेरी भी कुछ मजबूरी होती है, मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स है। खैर कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स आपकी भी होती है, हमारी भी होती है, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन के साथ निकलते हुए, मतलब चीर के निकलते हुए आगे निकलते, यही एक ज़िंदगी की विनम्बना है हम लोग की। तो खैर कोई बात नहीं। हम लोग जो पिछली वीडियो में जो है हमने शायद संगठन पढ़ रहे थे, जो भी महत्वपूर्ण संगठन है हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से, उस संगठन में हम लोगों ने ओपेक के बारे में जो है कम्प्लीटली स्टडी कर लिया था। आज के जो संगठन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो दक्षिणी एशियाई के जितने भी देश है उन सभी के द्वारा बनाया गया एक संगठन है जिसको हम लोग सार्क कहते हैं। सार्क की बात करें तो जिसका मैंने फुल नेम लिखा हुआ है साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? तो इसका हिंदी मीनिंग ही होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी कि इसको हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में आप दक्षेस भी कह सकते हैं। यानी कि एशिया के जो नीचे यानी कि जो साउथ में जितनी भी देश हैं उन सभी देशों के द्वारा बनाया गया एक संगठन है। अब इस संगठन को क्यों बनाया गया है, ऐसी क्या मतलब ज़रूरत पड़ गई कि इसको संगठन बनाने की ज़रूरत पड़ गई, तो उन सभी को हम लोग देखते हैं। इस संगठन की अगर कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो उसको आप लोग समझ लीजिए। क्योंकि आजकल होता क्या है कि एग्ज़ाम जो है वो आपको एक शिफ्ट में ना होके बल्कि कई सारे शिफ्टें में होते हैं, जिस वजह से क्वेश्चन ऑफ नंबर्स जो होते हैं वो, मान लीजिए कोई भी जो क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं वो 10 क्वेश्चन भी पहले बनाते थे तो काम चल जाता था, बट अब ऐसा नहीं होता है। अब जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, जिस वजह से हम लोग को जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसका ज्योग्राफिकली एरियाज़ क्या है, इसका पॉलिटिकली देखेंगे तो इसमें जो महत्वपूर्ण नेता है उन सभी के बारे में हम लोग को कंप्लीट स्टडी करनी होगी। तो चलिए हम लोग इस सार्क के जो कुछ ऐतिहासिक बातें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो बात करते हैं 1970 यानी कि 1970 की बात है। उस टाइम पे बांग्लादेश का एक तत्कालिक राष्ट्रपति हुआ करते थे जिसका नाम जो है सो जियाउल रहमान साहब हुआ करते थे। ये याद रखिएगा, ये परमानेंट राष्ट्रपति नहीं थे, उस टाइम पे तत्कालिक राष्ट्रपति हुआ करते थे। क्योंकि आप सबको भी पता है कि वर्तमान समय में जो हम बांग्लादेश देख रहे हैं वो बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, जो कि पाकिस्तान का ही एक एरिया हुआ करता था। बाद में 1972 में इसको एक अलग देश की मान्यता दे दी गई, जिसको हम लोग आज वर्तमान समय में जो है बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो उसी समय पे जो है रहमान साहब ने जो है ये प्रस्ताव रखा था कि हमारे दक्षिण एशियाई के जितने भी देश हैं उन सारी देशों के द्वारा क्यों ना एक व्यापारिक ऐसा संगठन या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिससे क्या हो कि हमारे दक्षिण एशियाई के जितने भी लोग हैं या जितने भी देश हैं उन सब की, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि उन सब का कल्याण हो। इसी वजह से ये प्रस्ताव रखने का काम जो है वो किसका था? तो जियाउल रहमान साहब का था। ये नाम आप लोग याद रखिएगा। इन्होंने ये प्रस्ताव दिया, और जब ये प्रस्ताव दिए तो ये 1970 में प्रस्ताव दिए, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है अप्रैल 1981 में कोलंबो, यानी कि उस टाइम पे जो है श्रीलंका की राजधानी हुआ करती थी कोलंबो, वहाँ पे 7 मेंबर जो कि विदेश मंत्री के जो सचिव हुआ करते थे वो सातों सचिव मिलके फर्स्ट टाइम वहाँ पे बैठक किए। और इसी बैठक में एक कमेटी में जो है मतलब एक एक्ट बनाया गया जिसको हम लोग सार्क चार्टर अधिनियम के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम में साफ साफ लिखा गया था कि ये जो संगठन बनाया जा रहा है इसमें दक्षिण एशियाई के लोगों को जीवन गुणवत्ता को आसान बनाने के लिए ये संगठन का निर्माण किया जा रहा है। तो प्रथम बैठक में ये अधिनियम बना, ये सार्क चार्टर अधिनियम बन के तैयार हो गया। लेकिन ये अधिनियम बनने के लिए, तैयार होने के लिए तो निकल पड़ी, लेकिन ये पूर्ण तरह लागू कब हुआ? तो 1983 में, जस्ट 2 साल बाद नई दिल्ली में जो विदेश मंत्री थे उन सब के द्वारा इसको अपना लिया गया। और फाइनली तब जाके जो है, ये डेट आप लोग याद रखिएगा, 8 दिसंबर 1985 को इस जो सार्क चार्टर एक्ट बना था इस पे टोटल 7 देश के जो विदेश मंत्री थे उन्होंने हस्ताक्षर किए, और फाइनली तब जाके ये सार्क बन के तैयार हो गया। अब जब ये सार्क बन के तैयार हो गया तो
बात हुआ कि इसका जो हेड क्वार्टर है या जो हेड ऑफिस जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको कहाँ रखा जाए। तो नेपाल की राजधानी है, एक शहर है काठमांडू, वहाँ पे इसका जो है हेड ऑफिस रखा गया, हेड क्वार्टर। और इसी में एक बार क्वेश्चन पूछा था, किसी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि सार्क के जो महासचिव है इसके कार्यकाल कितने दिनों का होता है। तो हम लोग इस महासचिव के बारे में भी देख लेते हैं। तो इसी सार्क में एक सचिवालय होता है जिसका काम क्या होता है। जैसे आप ही मान लीजिए हमारे भारत की बात करें या आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उसमें भी एक सचिवालय होता है। और सचिवालय का मेन काम ही क्या होता है कि जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सब का देख रेख करना। तो ये जो सचिवालय है ये सार्क में, इसका भी मेनली काम क्या था कि देख रेख करना। जैसे कि अगर एग्जांपल के बेसिस पे समझें तो कहाँ पे कौन सी मीटिंग ऑर्गेनाइज करवानी है, कहाँ पे भाग लेना है नहीं लेना, ये सारी देख रेख जो है सचिवालय के द्वारा होता है। और ये सचिवालय भी नेपाल के काठमांडू में ही स्थित है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके महासचिव की बात करें तो इसके महासचिव के कार्यकाल की बात करें तो ये 3 सालों का कार्यकाल होता है। और इसका निर्वाचन की बात करें तो इसका निर्वाचन जो है सार्क के जो मंत्रिपरिषद होते हैं उन मंत्रिपरिषद के द्वारा ही इसका निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, वर्तमान समय में देखिएगा इसका जो महासचिव कौन है तो ये है रुआन बेराकुलन। ठीक है, रुआन बेराकुन जो है ये वर्तमान समय में सार्क के महासचिव है। बात करिए किस देश से बिलोंग करते हैं तो ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने 2020 में अपने कार्यभार को संभाला। चूँकि इसका कार्यकाल 3 सालों का होता है इसीलिए 2023 तक ये अपने पद पे बने रहेंगे। इसमें बात करें जब शुरुआती टाइम में ये बना था 1985 में, तो इसका जो प्रथम जो महासचिव हुआ था वो था अब्दुल अहसान करके, जो कि बांग्लादेश के थे। बांग्लादेश के ही क्यों थे, चूँकि जब 1985 में इसको बनाया गया तो उस टाइम पे बांग्लादेश में ही इसको बनाया गया था, जिस वजह से वहाँ के प्रथम महासचिव जो थे आपका वो अब्दुल अहसान करके थे, जो कि बांग्लादेश के थे। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब जो ये संगठन बना इसका मेन फंक्शन एरियाज यानी कि ये किस किस चीज़ के लिए काम करेगी तो हम लोग इसको भी ज़रा देख लेते हैं। तो ये तो सबसे पहले बात करेगी मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन को बढ़ावा देना, ये मानव कल्याण के लिए काम करेगी। और क्या काम करेगी तो ये आर्थिक व्यापार एवं वित्त व्यापार को बढ़ावा देना। अब इसका क्या मतलब है तो इसको समझिए। जैसे आप लोग देखते होंगे कि हमारे भारत में जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। ऐसा क्यों होता है तो आप एग्जांपल के बेस पे समझे। एक कंपनी है लॉरियल, जो कि फ्रांस के पेरिस में इसका हेड ऑफिस है। और ये कंपनी है लॉरियल, जिसको आप इसका कोई भी ब्रांड अगर आप भारत में ख़रीदते हैं तो वो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी। वो कॉस्टली क्यों पड़ती हैं, बिकॉज हम लोग उस देश के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके सदस्य नहीं है, जिस वजह से वो क्या करते हैं टैक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। इसी वजह से यहाँ पे ये सामान महंगा मिलती है। और जो हमारे सार्क देश है, अगर मान लीजिए कि भारत कोई सामान बनाती है और अगर सार्क देश में कहीं पे इसका मान लीजिए सप्लाई करते हैं तो उस पर जो है वो ज़्यादा टैक्स नहीं लेते हैं। इसी वजह से जो है ये आपसी एक संगठन है। इसके संगठन बनाने का नियम ही, मेन मुद्दा ही यही था कि हम लोग आपसी सहयोग करें और सब मिलजुल के आगे बढ़े। ठीक है, और क्या है तो ये पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा एवं टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना भी इसका काम है। अगर मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी काम है तो ये सारे देश मिलके उसको हैंडल कर सकते हैं। तो ये भी इसका मेन एक फंक्शंस हो जाता है। अब जो ये सार्क देश के मेनली सदस्य हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सार्क में मेनली जो है अभी प्रेजेंट टाइम पे देखिएगा तो 8 देश इसके सदस्य हैं। लेकिन जब सार्क बना था शुरुआती टाइम पे तो उसमें मेजर 7 कंट्री ही जो है इसके मेंबर थे। बात करें लेटेस्ट कंट्री इसमें कौन सी जो है सो अभी शामिल हुई है, तो सार्क का एक अधिवेशन हो रहा था 2005 में, जिसमें भारत ने ये प्रस्ताव रखा कि अफ़गानिस्तान भी एक साउथ कंट्री है, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में ही आता है अफ़गानिस्तान भी, तो क्यों ना हम लोग उसको भी शामिल कर लें। और इसको सही मायने में देखिएगा तो अफ़गानिस्तान भी चाहता था कि हम इस ग्रुप में शामिल हो जाए। तो 2005 में भारत के प्रस्ताव से इसको एक्सेप्ट कर लिया गया और फाइनली जो है ये डेट आप लोग याद रखिएगा 3 अप्रैल 2007 को अफ़गानिस्तान को इस सार्क की सूची में जो है वो शामिल कर लिया गया।
तो अब हम लोग देख लेते हैं इसके सदस्य देश के बारे में, जो टोटल कितने देश है। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे टोटल 8 देश है। ये देश कौन कौन से है, तो मालदीव है, श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये मेजर 8 कंट्रीज है जो कि सार्क के सदस्य है। अब हम लोग इस 8 देश के बारे में एक जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब जो बेसिक जानकारी है उन सबको भी हम लोग समझ लेते हैं। अभी तो मेरे पास मैप नहीं है, बट हम ग्लोब के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। मैप में आप लोग कोशिश कीजिएगा देखने का, अगर देख पा रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप लोग अपने मैप में देखिएगा, ठीक है। तो जैसे ये ग्लोब है, इसमें हम दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को, जैसे ये देखिए, ये एशिया का पार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये एशिया के जितनी भी साउथ वाले पार्ट में देखिए, ये इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बांग्लादेश है, ये नेपाल है, भूटान है, और यहीं पे श्रीलंका है, और श्रीलंका के जस्ट नीचे देखिएगा तो मालदीव है। तो चलिए एक एक करके हम इस देश के बारे में जान लेते हैं थोड़ा मोड़ा, जो हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। मालदीव की बात कीजिएगा तो इसमें जैसे देखिए, अगर दिख रहा होगा आप लोगों को तो अच्छी बात है, वरना मैप में आप लोग देख लीजिएगा। ये जो आपका श्रीलंका है, इसके जस्ट नीचे ही शहर है मालदीव, ठीक है। इस मालदीव की बात करें तो ये टूरिज़्म के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत सारी आइलैंड बनाए गए हैं और वहाँ के समुद्र की पानी बहुत ही स्वच्छ है, जिस वजह से इंडिया की मेजर जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ है या जो बड़े बड़े स्टार है, वो सब मालदीव जो है हॉलीडे मनाने के लिए जाते हैं। तो मालदीव को मेनली जो है पर्यटन के लिए ही जाना जाता है। अब जो दूसरा कंट्री है वो है आपका श्रीलंका। श्रीलंका की बात करें तो ये एक चाय निर्यातक वाली देश है, और इसको जब आप मैप में देखिएगा तो ये एक आंसू के प्रकार का है। भारत के जस्ट नीचे है श्रीलंका, उसको जब आप गौर से देखिएगा तो एक आंसू के प्रकार से दिखेगा। 4 जनवरी 1948 को, 1946 में तो हम लोग ब्रिटेन से आज़ाद हो गए, 1948 को इसको ब्रिटेन वालों ने आज़ाद कर दिया, ठीक है। श्रीलंका के बारे में, ये चाय निर्यातक देश है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं भारत की। भारत की बात करें तो हम लोग को पता ही है 1947 में हम लोग इंडिपेंडेंस हो गए। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को जो है नहरों का देश कहा जाता है। इन्होंने 1956 में उन्होंने खुद को मुस्लिम राष्ट्र यानी कि इस्लामिक कंट्री घोषित कर लिया खुद को। बात करें यहाँ पे और क्या है, तो आप सबको पता होगा कि विश्व की जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, जिसको तक्षशिला विश्वविद्यालय कहते हैं, ये प्रेजेंट टाइम पे पाकिस्तान में ही है। इसको राजा तक्ष ने बनवाया था, ठीक। अब अफ़गानिस्तान की बात करें तो इसकी राजधानी जो है वो काबुल है। अफ़गानिस्तान में एक बहुत ही फेमस जगह है बामियान, वहाँ पे महात्मा बुद्ध की एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई गई थी, जिसको तालिबानियों ने तोड़ दिया। ये एक दूसरा इशू हो जाता है, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। हिस्ट्री के पॉइंट आया तो उससे मुझे याद आया कि अफ़गानिस्तान में ही एक जगह है गाजी। याद कीजिए इतिहास में जब हमारे तुर्क आक्रमण हुए थे पहला, जो मोहम्मद गजनवी ने किया था, वो मेनली वहीं गाजी से ही बिलोंग करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी ने जब भारत पे आक्रमण किया तो उन्होंने टोटल जो है भारत पे 17 बार आक्रमण किया, जिसमें 16वां आक्रमण उन्होंने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे किया था। सोमनाथ मंदिर की बात करें तो इसको भीम द्वितीय ने बनाया था, जो कि चोल वंश का संस्थापक था, ठीक है। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, उसको आप लोग याद रखिएगा। बात करें नेपाल की तो नेपाल हमारा भारत का पड़ोसी देश है, आप सबको पता है। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे एग्जाम में आप सबको देखने को मिल जाएंगे कि नेपाल जो है भारत के साथ कितने राज्य के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो याद रखिएगा, नेपाल जो है भारत के साथ टोटल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। वो 5 राज्य कौन कौन सी है, तो आप मैप में देखिएगा तो जस्ट है उत्तराखंड है। उत्तराखंड से थोड़ा सा नीचे आइएगा तो आपका यूपी मिल जाएगा, यूपी से जस्ट सटा आपको बिहार भी मिल जाएगा, बिहार से। और नेपाल के ऊपर साइड में जब राइट साइड में जाइएगा तो वहाँ पे सिक्किम भी है और एक वेस्ट बंगाल। ये टोटल 5 राज्यों के साथ जो है नेपाल अपना बॉर्डर साझा करती है। अब हम लोग देख लेते हैं भूटान की। तो भूटान की बात करें तो भूटान को लैंड ऑफ थंडर यानी कि बिजली वाला देश कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पहाड़ी है, और जब बादल छाते हैं वहाँ पे तो वो बादल जब टकराते हैं पहाड़ से, इसी वजह से इसको जो है लैंड ऑफ थंडर यानी कि लैंड ऑफ थंडर का डेट जो है इसको देश कहा जाता है। अब बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश को आप सबको पता ही होगा, ये पहले जो है पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। बाद में 1972 में
इसको पाकिस्तान ने एक देश की मान्यता दी और उसके बाद जो है अभी हम वर्तमान समय पर जो देख रहे हैं वो बांग्लादेश है। तो ये मेजर कुछ जानकारी थी जो हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हमने अभी देखा सार्क के बारे में। अब जो है एक और इसी में, ये तो दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है, अब एक और देश है, सॉरी एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे एशिया से ही नीचे है, वो हम लोग जब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो से आपको ज़रा सा भी लगता है कि हमें थोड़ी सी भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए और वीडियो को जितना से हो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।